नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और उसमें भी दिल्ली सल्तनत, और हमने कल खिलजी वंश तक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश और कोशिश करेंगे कि सैयद वंश और लोदी वंश भी आज समाप्त हो जाए। तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूं। तो दोस्तों यदि आपने मेरी प्राचीन भारत के इतिहास की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और मध्यकालीन भारत की वीडियो मेरी आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का कालक्रम है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। तो सबसे पहले गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली भी वीडियो में बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर तुगलकों ने ही सर्वाधिक समय तक शासन किया था, और यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, यानी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नहर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया, और 1321 ईस्वी में वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और बंगाल अभियान से जब यह वापस आ रहा था तो दिल्ली से थोड़ा पहले ही अफगानपुर में मोहम्मद बिन तुगलक ने सुनियोजित हत्या करवा दी इसकी। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। तो अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पर। इसका नाम था जूना खां, और यह इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके दरबार में जियाउद्दीन बर्नी, मलिक इसामी और इब्ने बतूता रहता था। और जियाउद्दीन बर्नी की किताबें हैं तारीख़ फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी की किताबें कौन कौन सी हैं, तारीख़ फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। और मलिक इसामी यह मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी शासक अलाउद्दीन बहमान शाह का इतिहासकार यानी कि दरबारी था। अब देखते हैं इब्ने बतूता पर। यह मोरक्को के टांजिए जगह से आया था। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इब्ने बतूता कहाँ का था। अगर आपके ऑप्शन में मोरक्को आता है तो आपको मोरक्को टिक कर देना है, और अगर अफ्रीका आता है तो अफ्रीका टिक कर देना है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ही एक देश का नाम है मोरक्को। साउथ अफ्रीका नहीं बता रहा हूँ मैं, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है पूरा अलग से। और इसने यानी कि इब्ने बतूता ने सती प्रथा, डाक व्यवस्था आदि का उल्लेख किया है, और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया और चीन राजदूत बनाकर भेजा था, और इसे एक बार दंडित भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, जिसके बारे में से क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की, स्टेट एसएससी की, या फिर नेट जेआरएफ की। तो इसने क्या क्या किया था, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी थी और कर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। और इसने दीवाने को ही, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम था, उसे बनाया था, और उसका प्रमुख था दीवान ए अमीर ए कोही। और इसने फसल चक्र पद्धति अपनाई थी, और इसने किसानों को सोनधर या तकावी ऋण भी दिए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि तकावी ऋण देने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने राजधानी परिवर्तन की थी। यह राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था, और उसका नाम बदल कर रख दिया था देवगिरी का दौलताबाद। ऐसा उसने साउथ इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए किया था। लेकिन उसके पश्चात उसने 2 साल बाद सभी को देवगिरी छोड़ने को कहा और वापस दिल्ली आने के लिए कह दिया। और उसके पश्चात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसने ही किया था। और इसी के समय मंगोल आक्रमण हुआ था, और कराचिल विजय अभियान भी की थी इसने। इसके अन्य कार्य देख लेते हैं। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अमीर वर्ग में हिंदुओं को भी शामिल कर लिया, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक
जो हिंदुओं के पर्व होली में भी भाग लेता था और जैन मंदिर में भी जाता था, कौन से, माउंट आबू के। और इसने न्याय व्यवस्था की परिधि में उलेमा वर्ग को भी ला दिया था। और उसने सोने का सिक्का चलाया जिसे दिनार कहते थे, और चांदी के सिक्के को अदली, कौन सा, सोने का सिक्का दिनार और चांदी का अदली। और इसने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर भी तैयार करवाया था। और इसने इकता में भूमि राजस्व से संबंधित आमील नामक अधिकारी की नियुक्ति भी कराई थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनवाया, अपना मकबरा भी बनवाया था, और वही दुर्ग 56 कोट बनवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद किला के नज़दीक एक आदिलाबाद किला बनवाया और एक नगर बसाया था, जहां पना नगर। अब देखते हैं हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक मरा उस समय यह ठट्टा में था और ठट्टा में ही इसका राज्यारोहण हुआ था। इसके पश्चात इसने बनने के बाद ऋण माफ़ कर दिए किसानों के और ऋण संबंधी रजिस्टर फटवा दिए थे। और इसने उलेमाओं के जो अधिकार मोहम्मद बिन तुगलक ने ले लिए थे उन्हें वापस लौटा दिए और शरीयत के अनुसार व्यवस्था लागू की। और इसने सिंचाई पर कर लगाया और ऐसा करने वाला यह पहला सुल्तान था, और जिसे कहते थे हक ए सुर्स या हक ए सर्व। और यह कुल उत्पादन का 1/10 भाग होता था। अब देखते हैं इसने अमीरों के पद को वंशानुगत कर दिया और इसे दास रखने का विशेष शौक था। और इसके पास 1,80,000 दास थे और दासों से संबंधित एक विभाग दीवान ए बंदगान बनाया। कौन सा, दीवान ए बंदगान, याद कर लीजिएगा, किससे संबंधित था ये, दासों से। नहर सिंचाई का सर्वाधिक विकास भी इसी के समय हुआ। 1200 फलों के बाग लगवाए, कई नगरों को बसाया जैसे कि जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, और सबसे प्रिय था इसका फिरोजाबाद। और जौनपुर इसने जोना खां किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का, उसकी स्मृति में बनवाया था। दीवाने खैरात विभाग बनवाया था इसने। और राजकीय अस्पताल का नाम था दर उल सफ़ा। और पेंशन विभाग था दीवाने इस्तिहार। और यह अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से उठाकर दिल्ली लाया था। और इसने अपनी आत्मकथा फुतूहाते फिरोज शाह लिखी थी। और इसके दरबार में विद्वान कौन कौन थे, जियाउद्दीन बर्नी की किताबें हैं तारीख़ फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, और शम्स सिराज अफीफ की किताब का नाम है तारीख़ फिरोज शाही। तो अगर आपके तारीख़ फिरोज शाही 2 राइटर्स की हैं, जियाउद्दीन बर्नी की और शम्स सिराज अफीफ की। यह आपके ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो आपको दोनों लगा देने हैं। आपको कन्फ्यूजन होगा इसकी आत्मकथा का नाम आप देख कर जाइएगा, क्या है, फुतूहाते फिरोज शाह। और इसने एक अनुवाद विभाग खोला था जो संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करता था। और इसने स्त्रियों द्वारा पीरों की मजार पूजा पर प्रतिबंध लगवा दिया। और तुगलक वंश का अंतिम शासक देखते हैं कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। इसी के समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और बाबर इसी के वंशज था, किसका, तैमूर लंग का। तो इसके आक्रमण से डरकर महमूद भाग गया। और महमूद के समय क्या हुआ था, एक वकील ए दर जो प्रशासन से संबंधित था विभाग स्थापित हुआ। और फिरोज शाह तुगलक के समय में उसके वजीर खाने जहां जूना शाह ने अपने पिता एवं जो उस समय भूतपूर्व वजीर था खाने जहां तेलंगानी की याद में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया था। और यह याद कर लीजिएगा अष्टकोणीय मकबरा है। और नसरुद्दीन महमूद के समय मलिक सरवर उसर्ग ने स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की थी और वहां सरकी वंश स्थापित कर दिया था। और फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का सिक्का शस्गनी चलाया था तथा अद्दा एवं विख नामक सिक्का भी चलाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, याद कर लेना। और दोस्तों अब देखते हैं सैयद वंश पर। सैयद वंश का कालक्रम है
1414 से 1451 तक। इसका संस्थापक है खिज्र खां और इसे तैमूर ने मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट किया था। उसके पश्चात इसने दिल्ली को कैप्चर किया था, क्योंकि जैसे मैंने पीछे बताया कि तैमूर लंग के समय नसरुद्दीन महमूद वहाँ से भाग गया था, तो उसके पश्चात किसका शासनकाल हुआ था? सैयद वंश का, और इसका संस्थापक खिज्र खां। और सैयद वंश के शासक अपने को पैगंबर का वंशज कहते थे, और खिज्र खां ने शासक या सुल्तान की उपाधि नहीं ली। वह स्वयं को तैमूर लंग के पौत्र शाहरुख मिर्जा का सिपहसालार मतलब सेनापति मानते थे। तो इसके समय यानी कि सैयद वंश में खिज्र खां के बाद एक शासक फिर हुआ मुबारक शाह, और इसी के समय याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाह लिखी। फिर हुआ मोहम्मद शाह और लास्ट में आलम शाह। फिर इसके पश्चात अब आते हैं हम, सबसे लास्ट वंश है इसका लोधी वंश। इसके पश्चात हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हम भक्ति आंदोलन में पढ़ेंगे। लोधी वंश का है कालक्रम 1451 से 1526। तो लोधी वंश के जो थे ये अफगान थे, और उससे पहले जितने भी शासक थे वो तुर्क थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि लोधी वंश के जो शासक थे वो कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? अफगान। और यह है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, और इस वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, और शासक बनने से पहले यह सरहिंद का गवर्नर था। तो जैसे पहले बताया कि यह अफगान वंश का था, और इसने एक सिक्का चलाया था बहलोली। उसके पश्चात सिकंदर शाह लोधी, इसने जौनपुर को जीता, बिहार को जीता, और जौनपुर को जीतकर इसने दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। और 1504 ईस्वी में इसने आगरा नामक शहर बसाया। हालांकि आगरा पहले भी था, उसका और कुछ नाम था, लेकिन इसने इसे अपना नाम दे दिया आगरा। और 1506 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बना दिया। किसे? आगरा को याद कर लेना। आगरा को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर शाह लोधी, और इसने भूमि की भी माप करवाई थी। और इसने सिकंदर शाह लोधी ने बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। यदि आपने करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, आगरा के कुछ भी चीज़ को खोदेंगे तो उसके नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जैन देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और इसने माप की इकाई के रूप में गजे सिकंदरी, किसने? सिकंदर शाह लोधी ने गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। और यह गुलरुख नाम से कविताएं लिखता था, और इसकी कविताओं का संग्रह गुलरुखी कहलाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है कि गुलरुख नाम से कविताएं कौन लिखता है? कौन? सिकंदर शाह लोधी। और कविताओं का संग्रह कौन है? गुलरुखी कहलाता है इसकी कविताओं का संग्रह। सही बात तो यह है दोस्तों कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने भारत पर आक्रमण किया था, उनको ही हम पढ़ते हैं। यदि हम और किसी अन्य देशों की बात करें तो उन्होंने आक्रमणकारियों को आक्रमणकारी की तरह दिखाया है। लेकिन यदि आप मध्यकालीन भारत की किताब उठाकर देखेंगे तो पूरा मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत, मुगलों, उनसे भरा हुआ है। जबकि ये इन्वेडर थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर अपनी ज़बरदस्ती सत्ता हासिल की थी। उम्मीद है जैसे कि सरकार कह रही है सिलेबस चेंज होगा। उम्मीद करते हैं कि सिलेबस में जो इतिहास में हमारे शासक हैं उनको उचित सम्मान दिया जाएगा। तो इसी वंश में आगे एक शासक हुआ था इब्राहिम लोदी, और इसकी 1518 में घटोली की लड़ाई हुई थी। किसके साथ? मेवाड़ के राजा राणा संग्राम एवं लोदी के बीच, जिसमें राणा संग्राम जीत गया था। और 1524 में बकरोल की लड़ाई, जिसमें राणा संगा जीत गया था। तो यहाँ से याद कर लेना, 1518 में घटोली की लड़ाई और 1524 में बकरोल की लड़ाई। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी ही था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। तो लोदी काल में मकबरे ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाने लगे एवं बागों के बीच, और पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग भी लोदी काल से ही प्रारंभ हुआ था।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पांचों वंश समाप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात कल हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। और प्रशासन से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार पूछे हुए हैं। अगर आप सही कहें तो प्रशासन से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे हुए हैं, नहीं तो एक दो क्वेश्चन बूझ लिया कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई, ये एसएससी में आते हैं। यदि आप उससे थोड़ा ऊपर लेवल जाएंगे, सीजीएल हुआ या फिर पीएससी हुआ, तो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रशासन से ही आते हैं। उसमें युग्म सम्मिलित के लिए आते हैं कि मंत्री परिषद को क्या कहते हैं, दीवाने रिसालत क्या था, इस टाइप से क्वेश्चन वो हम कल पढ़ेंगे। उसके पश्चात सूफी आंदोलन के बाद भक्ति आंदोलन हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात हमारा शुरू होगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। अगर सही बात करें तो विजयनगर साम्राज्य ने इनसे मुगलों से भी ज़्यादा समय तक शासन किया था, लेकिन किताब में उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।